Assalamu alaikum and welcome. Welcome to the course of Theory of Automata and Formal Languages. And today is 21st of December 2020. So today our topic is going to be ambiguous grammars. So first of all, let's look at the agenda for today's topic. So today we are first of all going to revisit the concepts of context-free grammar. So very briefly, we are going to revisit or recap context-free grammar so that we may get clear about this one. Then we are going to further solve some of the questions of the context-free grammar, and out of those questions, we will drive some of the ambiguous grammars. So before defining ambiguous grammars, formally we are going to solve some of the example or maybe one example. After producing that example, then we will move on to further formally define what ambiguous grammar is. So after that, we will also discuss Polish notation that is being used in context free grammars. Then we will see some of the examples, and then there is a home task for all of you so that you can practice these examples. So starting with, first of all, let's start with the CFG. So what is CFG? CFG actually means, uh, we all know, we have been practicing a lot about this context free grammar. और इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में होता क्या है कि बेसिकली चार चीज़ें होती हैं. उन चार चीज़ों में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं. हमने पढ़ा था कि देयर इज अ स्टार्टिंग सिंबल, देन देयर इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, जो भी स्टार्टिंग सिंबल होता है. फिर कुछ नॉन टर्मिनल्स होते हैं जिनको एन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और वो लो होते हैं. देयर आर सम टर्म टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, बट यू करने के लिए हम लोअर केस लेटर्स इस्तेमाल करते हैं. और फिर लास्ट पे प्रोडक्शंस होती हैं, प्रोडक्शन लॉ सम. सो बेसिकली ये चार चीजें होती हैं और हमने इसकी काफी सारी प्रैक्टिस भी की है. सो लेट्स लुक एन एग्जांपल, लुक एट एन एग्जांपल. इसमें कहता है कि कंस्ट्रक्ट सीएफजी that generates the language L where W belongs to A and B whole star. इसका मतलब एक आपके पास वर्ड है जो कि A B whole star के अंदर से सबसेट बनेगा. होल स्टार का मतलब there is a universal set जिसमें हर possible string exist करता है. What is the requirement of the language? It says length of W should be greater than equal to 2 and the second letter of W from right is always A. सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग होना चाहिए उसकी लेंथ मिनिमम 2 होनी चाहिए. 2 से ज़्यादा बड़े स्ट्रिंग्स आ सकते हैं. एंड द सेकेंड लेटर फ्रॉम द राइट साइड, यानी एंडिंग में से हमेशा जो है वो सेकेंड लास्ट लेटर जो है, इट सेज कि दैट शुड बी ए. सो अगर अब आप इसके ऊपर फोकस करें, सो वी कैन सी कि ये वाली जो एग्जांपल है ये एक रेगुलर लैंग्वेज है. हाउ कैन वी से दैट? बिकॉज इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक रेगुलर लैंग्वेज है. अब ये एक रेगुलर लैंग्वेज है तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी? सो अगर हम देखें तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है, इट सेज दैट योर string should have minimum length of 2 and the second last letter should be A. So हम अगर A plus AB इसको हम concatenate कर दें और इसके स्टार्ट में हम लगा दें A plus B का होल स्टार. So here it is. अगर हम इसको इस तरीके से डिफाइन करें कि A plus B होल स्टार और बाद में डबल A plus AB, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करें, so we can see the minimum letter that we are going, minimum string that we are going to get is double A or AB. How will that be produced? उस सूरत में कि A plus B होल स्टार जो है वो लैम्डा प्रोड्यूस करे, लास्ट पे एटलीस्ट डबल A या AB तो आएगा. सो अगर A plus B होल स्टार, क्योंकि हमारी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी कि मिनिमम 2 होनी चाहिए, तो A plus B होल स्टार एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग लेंथ को प्रोड्यूस कर सकता है. लास्ट पे हम कंकैटिनेट इसके साथ कर रहे हैं ए और ए बी को. सो अगर वहां से लैम्डा भी प्रोड्यूस हो, यानी नल प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो, यहाँ पे एटलीस्ट 2 वाले पड़े हों और इन दोनों में से
अगर हम देखें तो ए और ए बी का जो सेकंड लास्ट है, यानी सेकंड फ्रॉम द राइट इज ऑलवेज ए, यानी सेकंड लेटर ए है, उसके बाद ए आए या बी आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ दिस लैंग्वेज। अब अगर हम इसको सी एफ जी के साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सी एफ जी के साथ इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सी एफ जी में हम इसके दो पार्ट्स बना सकते हैं। किस तरह से? एक पार्ट या एक नॉन टर्मिनल हम एक ऐसा बना दें जो कि प्रोड्यूस करे सिर्फ ओवरऑल होल स्टार्स को, यानी ए प्लस बी होल स्टार की सारी प्रोडक्शन का प्रोड्यूस करे, और सेकंड नॉन टर्मिनल जो है वो फोकस करे ऑन प्रोड्यूसिंग ए और ए बी। सो हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जो स्टार्टिंग प्रोडक्शन एस होगी, हम उसको सिंपली कह सकते हैं कि आप एक और वेरिएबल एक्स और वाई जो है वो प्रोड्यूस करें, और एक्स को हम प्रोड्यूस करने के लिए लगा सकते हैं फॉर यूनिवर्सल सेट जिसमें ए प्लस बी का होल स्टार प्रोड्यूस हो रहा होगा, और वाई जो है वो प्रोड्यूस करेगा आपके ए और ए बी को। सो इसका जो सी एफ जी बनेगा वो ये है। अब इसमें देखें सी एफ जी फर्स्ट प्रोडक्शन में क्या है, सिंपली जो एस है वो प्रोड्यूस कर रहा है आपके सामने एक्स और वाई। अब एक्स और वाई दोनों कैपिटल केस हैं, इसका मतलब दे बोथ आर नॉन टर्मिनल। तो अब एक्स जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए एक्स बी एक्स और लैम्डा, यानी एक्स वाली वो प्रोडक्शन हमने देख ली जो कि ए प्लस बी होल स्टार को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये हम पहले से कर चुके हैं। y इज प्रोड्यूसिंग ए और ए बी, यानी या तो ए प्रोड्यूस करेगा या ए बी प्रोड्यूस करेगा, दोनों सूरतों में सेकंड लास्ट जो है वो ए है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम वन नोट के ऊपर मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। सो लेट्स से यहाँ पे मैं इसको अब अगर सॉल्व करूं, सो हमने जो इसकी सी एफ जी बनाई है, अब लेट मी जस्ट टर्न ऑफ द कैमरा सो दैट यू कैन सी इट विजिबली। अब इसमें क्या है कि S हमने जो सी एफ जी बनाई है, इट इज प्रोड्यूसिंग S एक्स वाई, S is producing X and Y. Second, X is producing the AX और BX और lambda, और Y is producing डबल ए और ए बी। सो अब ये जो चीज़ है ये हमारे सामने सी एफ जी बन गई है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। एक्चुअल में ये वाली जो प्रोडक्शन है एक्स वाली, दिस इज मेकिंग श्योर टू प्रोड्यूस ए प्लस so this is making sure that it produce a plus b whole star, and this y is producing actually double a plus ab. सही है? So now let's prove it. Let's say we pick a string. Let's say we pick double b ab. So this is a valid string that belongs to this language. इसके सेकंड लास्ट पे यानी सेकंड फ्रॉम द राइट इज ए, और टोटल लेंथ जो है वो भी 2 से बड़ी है। सो क्या ये स्ट्रिंग इस सी एफ जी की मदद से प्रोड्यूस किया जा सकता है? लेट्स सी। सो वी स्टार्ट विद एस। एस कैन ओनली प्रोड्यूस टू थिंग्स, एक्स एंड वाई। एक्स विल प्रोड्यूस, हमें क्या चाहिए, बी बी। सो एक्स विल प्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल बी एक्स, again x will produce bx, and then x will produce lambda, and this y will simply produce ab. so ये डबल बी जो था, ये जो डबल बी था ये प्रोड्यूस हो गया x की मदद से, और ये जो ए बी था ये प्रोड्यूस हो गया y की मदद से। सो दैट मीन्स के अब ये बी बी यहाँ से प्रोड्यूस हो गया और ए बी जो है वो y ने प्रोड्यूस कर दिया। दैट मीन्स कि हमारी जो प्रोडक्शन थी
वो हमारी जो CFG थी वो एक्चुअल में इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को प्रोड्यूस कर सकती है। इसी तरह अगर आप किसी दूसरे लैंग्वेज के इसी तरह आप कोई दूसरा स्ट्रिंग उठा लेंगे तो वो भी इसकी मदद से प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब ऐसा कोई स्ट्रिंग उठा के देख लेते हैं which is not part of this language. Let's say we pick ABB, ठीक है। Now this string is not part of the language because लेंथ 3 से बड़ी है, लेंथ 2 से बड़ी है, लेकिन जो सेकंड फ्रॉम द राइट है वो A नहीं है, A जो है वो थर्ड पे आ रहा है, तो सेकंड फ्रॉम द राइट जो है वो B है। सो लेट्स सी कि क्या ये चीज प्रूफ होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद S, और S जो है वो हमें पता है सिर्फ दो ही प्रोडक्शंस कर सकता है, X और Y। अब हमने पहले ए प्रोड्यूस करना है, तो इसका मतलब ए जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा, ए और एक्स, सही है। और ये एक्स लेट से लैम्डा प्रोड्यूस कर दे, और वाई के पास तो सिर्फ ऑप्शन है कि वो या तो ए प्रोड्यूस करेगा या ए बी प्रोड्यूस करेगा। तो अगर वो ए प्रोड्यूस करता है तो हमारे पास तो ट्रिपल ए बनेगा, और अगर वो ए बी प्रोड्यूस करता है तो वो हमारे पास डबल ए बी बनेगा, ए डबल बी नहीं बन रहा, सही है। सो अगर दूसरी सूरत में एक्स जो है वो डायरेक्टली लैम्डा प्रोड्यूस कर दे, फिर अगेन वाई के पास आएंगे। अब वाई जो है वो या अगेन यहाँ पे डबल ए प्रोड्यूस कर सकता है तो डबल ए प्रोड्यूस हो जाएगा, ए बी प्रोड्यूस कर सकता है तो ए बी प्रोड्यूस हो जाएगा, ए डबल बी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा किसी भी सूरत में। तो इसका मतलब ये जो गिवन CFG हमने अभी बनाई है, दिस इज वेरी मच वैलिड, और ये सिर्फ हमारे उन स्ट्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकती है जो कि हमारी इस लैंग्वेज का हिस्सा होंगे, एंड द लैंग्वेज इज which has minimum length of 2 and the second letter from the right side is always A. So इसका मतलब ये वाली चीज जो है ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लियर होगी। सो दैट मीन्स के दिस ग्रामर जो अभी हमने बनाई है CFG, दिस इज करेक्ट। S produces XY, X produces the universal set, and Y produces A, और A। So this is the CFG for this। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, so let's see in this example। Next example says कि draw a CFG, construct a CFG for the language of strings defined over AB, beginning and ending in same letter। ये भी आपके पास रेगुलर लैंग्वेज है जो कि एक ही लेटर से स्टार्ट हो और उसी लेटर पे एंड हो। फॉर एग्जाम्पल ए से स्टार्ट होती है तो ए पे एंड हो, बी से स्टार्ट होती है तो बी पे एंड हो। सो दैट मीन्स कि ये एक रेगुलर लैंग्वेज है जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हमने पहले की हुई है, और इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी ए इंटू ए प्लस बी का होल स्टार अगेन ए, यानी स्टार्ट और एंड में ए, सेंटर में जो मर्जी आता रहे, दैट डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सिमिलरली अगर बी से स्टार्ट करनी है तो बी इंटू ए प्लस बी का होल स्टार एंड अगेन बी, दैट मीन्स स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद बी, सेंटर में जो मर्जी आता रहे, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। सो अब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन का हमें पता लग गया, अब इसकी CFG क्या होगी। सेम, similarly just like the previous example, S will produce AXA, BXB और सिंपली A और B। सो S जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है आपका AXA, और X जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है आपका यूनिवर्सल सेट। सो S स्टार्टिंग सिंबल में अगेन अगर A से शुरू कर रहा है तो A पे एंड हो रहा है, B से शुरू कर रहा है तो B पे एंड हो रहा है, या फिर वो सिंपली A और B अकेला अकेला प्रोड्यूस कर रहा है। सो अगर ए से स्टार्ट करेगा तो ए पे एंड होगा, सेंटर में एक्स है, एक्स जो मर्जी प्रोड्यूस करता रहे, डज नॉट मेक डिफरेंस। और अगर बी से स्टार्ट करेगा तो बी पे एंड होगा, सेंटर में एक्स है, एक्स जो मर्जी प्रोड्यूस करता रहे, डज नॉट मेक अ डिफरेंस, सही है। सो दिस इज हाउ CFG ऑफ दिस लैंग्वेज विल बी ड्रॉन। सो ये इसकी CFG है। अब इसको बिकॉज दिस इज ड्रॉ करने की जरूरत है, बट यू कैन
verify this CFG by drawing some of the strings using derivation trees. ठीक है जी. So this was actually a little bit of recap of what we have been studying in the context free grammar. अब इसी context free grammar के अंदर से मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके हम सॉल्व करेंगे कि एम्बिगुअस ग्रामर्स क्या होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. अब अगर आपके पास एक एग्जांपल है ये वाली, कंसीडर द फॉलोइंग CFG वेयर S प्रोड्यूसेस S प्लस S और S मल्टीप्लाई बाय S और इट प्रोड्यूसेस अ नंबर. इसमें S जो है वो नॉन टर्मिनल है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, एडिशन का साइन यानी ऑपरेटर्स, और जो नंबर है वो टर्मिनेटर्स हैं, टर्मिनल्स हैं. बिफोर सॉल्विंग दिस एग्जांपल, just revisiting our mathematical concepts या our programming skills. हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं किसी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में C++, जावा या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं या हम को मैथमेटिक्स की इक्वेशन को मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं, so what happens? We have some basic rules that we have to follow for गेटिंग द आउटपुट आउट ऑफ दैट इक्वेशन. अब अगर आप प्रोग्राम के अंदर एक लंबी चौड़ी इक्वेशन लिखते हैं और उस इक्वेशन में क्या होता है, यू राइट 4 + 5 मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 + 1 डिवाइडेड बाय जो कुछ भी आप इस तरह की एक लंबी सी इक्वेशन लिखें, हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से आता है, और वो रूल क्या है, डीमैस रूल. सिमिलरली अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग में हमने ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस पढ़ी थी. ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस वो भी डीमैस रूल के हिसाब से यही चीज बताती है कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर, जब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन रही है तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म होगा, फिर कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म होगा, एंड सो ऑन. अब अगर आप वहां पे देखें तो वो ऑटोमेटिकली जो इक्वेशन आपका कंपाइलर सॉल्व कर रहा होता है वो हमेशा आपको राइट आंसर देता है. कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर से वो प्रोग्राम लिख रहे हो और इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो आपको आंसर जो है वो गलत आ जाए या डीमैस रूल के हिसाब से ना आए. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, लेट्स से x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 + 5, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वी नो सिंपली, सबसे पहले क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, तो इट विल बिकम एज 12 + 5 = 7, और सॉरी 17. सही है. इसी तरह अगर आपके पास इक्वेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2, व्हाट विल बी द आंसर? हमें पता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी फिर एडिशन सॉल्व होगी, तो ये बनेगा 4 + 2 = 6. क्या कभी आपका कंपाइलर आपको ये चीज रिटर्न कर सकता है 2 + 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8? सो क्या कभी आपका कंपाइलर आपको 8 का आंसर रिटर्न करेगा? नहीं. क्या यहाँ पे 5 + 4 पहले सॉल्व हो सकता है और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 बाद में सॉल्व हो सकता है? 5 + 4 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27. सो अगर आपका कंपाइलर 27 रिटर्न करेगा तो वो तो गलत होगा, और अगर यहाँ पे 8 रिटर्न करेगा तो वो भी गलत होगा. हमारा आंसर 6 होना चाहिए या 17 होना चाहिए. सो यू गेटिंग द पॉइंट. अब एक्चुअल में जब इस तरह के हम, ये भी अभी छोटी इक्वेशन थी, जब इस तरह की इक्वेशन को हम ड्रॉ करते हैं, अब इवेंचुअली उसको ड्रॉ करने के लिए कंपाइलर को बताने के लिए लैंग्वेज बनाना जरूरी है, और लैंग्वेज हमेशा ग्रामर की मदद से बनाई जाती है, और वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसी तरह की एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है, जिसका मैंने एक छोटा सा सिंबल आपको यहाँ पे बताया है कि S. So this is a grammar which is working on two operators, multiplication or addition. So S produces S plus S, और S मल्टीप्लाई बाय S, और सिंपली अ नंबर. अब इसमें से देखते हैं कि हमारी ग्रामर में मसला क्या आ रहा है. सो मसला सिंपली यही है कि अगर आपके पास नंबर के अंदर है 3 वैल्यूज 3 4 5, और आप इसको इस इक्वेशन के साथ
से ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये बनता है 3, लेट्स से आप एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं 3 + 4 × 5। मसला यहाँ पे ये आएगा कि जब हम इस इक्वेशन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, यानी इस स्ट्रिंग को 3 + 4 × 5 को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे यूजिंग दिस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो हमारे पास दो तरह के आंसर्स आएंगे। कैसे? एक 35 आएगा, एक 23 आएगा। 3 + 4 अगर पहले कर ले तो हमारे पास आंसर 35 आएगा। 4 × 5 अगर पहले कर ले तो हमारे पास आंसर 23 आएगा। और हमें पता है कि इसमें से आंसर जो है वो 23 वाला करेक्ट है, जिसमें हमारा मैथमेटिकल वाला रूल फॉलो हो रहा है कि पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बाद में एडिशन हो रही है। सो वो 23 जो है वो हमारे आउटपुट के तौर पे, आंसर के तौर पे आना चाहिए। बट दिस ग्रामर इज नॉट मेकिंग इट श्योर। अब इसको कैसे मेक श्योर नहीं कर रही? इसकी ट्री अगर हम बना के देखें, सो दिस विल बी द ट्री। एस के पास ऑप्शन है, वो पहले एस प्लस एस प्रोड्यूस कर दे या एस मल्टीप्लाई बाय एस प्रोड्यूस कर दे। फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट ट्री एस इज प्रोड्यूसिंग एस प्लस एस फर्स्ट, पहले उसने प्रोड्यूस कर दिया एस प्लस एस। बाद में जो सेकंड राइट वाला एस था उसने प्रोड्यूस कर दिया एस मल्टीप्लाई बाय एस। तो ऑब्वियसली हमारी इक्वेशन तो वो वाली बन गई 3 + 4 × 5, लेकिन आंसर यहाँ पे गलत आएगा। और अगर यहाँ पे तो सही आएगा, लेकिन सेकंड वाले ट्री में देखें, उसने पहले प्रोड्यूस कर दिया s मल्टीप्लाई बाय s, और जो लेफ्ट वाला s था उसने प्रोड्यूस कर दिया 3 + 4। सो अगर हम इनको शॉर्ट फॉर्म में रीराइट करें तो इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट वाली एग्जांपल अगर आप देखें, सो s जो है वो पहले 3 + s प्रोड्यूस कर रहा है एंड द राइट ऑफ s इज वेटिंग फॉर द आंसर ऑफ 5 × 4, और वो 20 प्रोड्यूस करेगा और फिर इस तरह से 23 बनेगा। मैं इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो क्या है, हमारे पास है s प्रोड्यूसिंग s प्लस s और s मल्टीप्लाई बाय s और सिंपली अ नंबर। और हमने जो स्ट्रिंग इसके अंदर से चूज किया है, हम चाह रहे हैं 3 + 4 × 5। अब हमने इस स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करना है, तो कैसे प्रोड्यूस होगा? हमने देखा कि दो ट्रीज हैं। एक तो पहले s प्लस s अगर प्रोड्यूस कर दें तो प्लस वाली चीज प्रोड्यूस हो गई। अब हमें मल्टीप्लिकेशन वाली करनी है और वो राइट साइड पे आनी है, तो वो ये वाली चीज जो है ये इसको प्रोड्यूस कर देगी। तो ये प्रोड्यूस करेगी s मल्टीप्लाइड बाय s। तो इसने 3 प्रोड्यूस कर दिया, इसने 4 प्रोड्यूस कर दिया, इसने 5 प्रोड्यूस कर दिया। अब ये जब सॉल्व होगी तो ये क्या होगी? ये 3, इस साइड वाला जो 3 है, ये तो सिंपली s के अंदर आ जाएगा। अगर हम इसको रीराइट करें तो ये बन जाती है s 3 + s, और ये s जो है ये आगे बन जाता है 4 × 5। अब इसमें क्या हो रहा है? पहले ये 5 × 4 सॉल्व होगा क्योंकि ये लोअर लेवल के ऊपर है, और इसका आंसर जाएगा इस s के अंदर, वो हो जाएगा 20। तो ये बन जाएगा s प्रोड्यूसेस 3 + 20, और उस सूरत में हमारा आंसर आएगा 23, which is correct. Now let's look at the other option. The other option is कि S, first of all it has option, so S produces S multiplied by S first, मल्टीप्लिकेशन वाली चीज हो गई, और ये वाला S जो है एडिशन वाली चीज प्रोड्यूस करेगा, तो ये बन जाएगा S + S। सो ये S 3 प्रोड्यूस कर रहा है, ये S 4 प्रोड्यूस कर रहा है, ये S जो है ये 5 प्रोड्यूस कर रहा है। इसको हम रीराइट करें तो इसका मतलब ये है कि S इज प्रोड्यूसिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल S प्लस ये 5 वाली चीज आ गई, और ये जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है 3 + 4।
अब क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशन एट द सेम लेवल परफॉर्म होने हैं तो ये चीज पहले परफॉर्म होगी। सो ये चीज क्या रिटर्न करेगी, 7 जो है रिटर्न करेगी इस एस को। सो आगे चीज क्या बन जाएगी, ये बनेगा एस प्रोड्यूसेस 7 + 5 विच बिकम्स एज 12 विच इज रॉन्ग आंसर। सो अब दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो इसका मतलब इन दोनों में से आंसर तो एक वाला करेक्ट है, वो है 23 वाला। बट हमने जो चीज नोट की है वो ये है कि जो हमारा जो हमने सी एफ जी बनाई है वो सी जी एक ही स्ट्रिंग को 3 + 4 × 5 को दो डिफरेंट तरीकों से प्रोड्यूस कर रही है। वो दो डिफरेंट तरीकों से प्रोड्यूस करने की वजह से हमारा आंसर जो है वो गलत आ सकता है। कंपाइलर में फिर भी कभी भी ऐसा नहीं होता, इसका मतलब उन्होंने इस चीज को कहीं ना कहीं हैंडल किया होता है। सो वी हैव टू हैंडल दिस। सो दिस इज व्हाट एन एम्बिगुअस ग्रामर इज। सो एम्बिगुअस ग्रामर इज, तो ये दूसरे की एग्जांपल, सॉरी 7 × 5 था, वो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। 7 × 5 था यहाँ पे। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और ये हमारा बन जाएगा 35 विच इज अगेन नॉट करेक्ट। सो ये 35 प्रोड्यूस करता है, ये 23 प्रोड्यूस करता है। 23 इज द राइट आंसर, 35 इज नॉट द राइट आंसर। सो अब यहाँ पे यहाँ से चीज आती है हमारी एम्बिगुअस ग्रामर। सो अब हम इसको फॉर्मली डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? इफ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी has more than one derivation tree for same string w which belongs to the language of that grammar, it is called an ambiguous grammar. There exist multiple left hand side and right hand side trees. अब अगेन मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अगर एक स्ट्रिंग को दो तरीकों से या दो ट्रीज की मदद से या दो डेरिवेशंस की मदद से प्रोड्यूस कर सके, सो वो वाली ग्रामर जो होगी वो एम्बिगुअस ग्रामर होगी। 3 + 4 × 5 वॉज वन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग था ये। इस एक स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी ग्रामर ने दो ऑप्शन चूज किए, दो तरीके से प्रोड्यूस किया 3 + 4 × 5 को। सो ये वाली ग्रामर हमारी एम्बिगुअस ग्रामर कहलाती है। सो एम्बिगुअस ग्रामर इज अ ग्रामर that has more than one derivation for a particular string of that language। एक लैंग्वेज के एक स्ट्रिंग को दो या दो से ज्यादा तरीकों से प्रोड्यूस किया जा सके तो हम उस ग्रामर को बोलेंगे एम्बिगुअस ग्रामर। चाहे वो लेफ्ट मोस्ट की तरफ से आए, चाहे वो राइट मोस्ट की तरफ से आए, जिस तरह से भी आए वो आपकी एम्बिगुअस ग्रामर कहलाएगी। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। अब लेट्स से हमारे पास ये वाली एग्जांपल है। हमारे पास जो सी एफ जी है, इट इज ए एस, एस प्रोड्यूसेस ए एस, एस ए और सिंपली ए। सो ये एज प्रोड्यूस करने वाली जो है ये लैंग्वेज है हमारे पास। और इसमें से हमें पता है कि ट्रिपल ए जो है वो एक वैलिड स्ट्रिंग है। अगर हम ट्रिपल ए को उठाएं, सो ट्रिपल ए, इफ यू पिक ट्रिपल ए एज अ स्ट्रिंग, सो दिस ट्रिपल ए विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। सो दैट मीन्स कि ये ग्रामर भी जो है ये आपकी एम्बिगुअस ग्रामर होगी। So S produces AS or SA or simply A. And if you want to produce triple A, this grammar will produce triple A in 3 different formats, in 3 different trees, in 3 different ways. So अगर एक से ज्यादा बन रही है आपकी ट्रीज या डेरिवेशंस, दैट मीन्स कि दैट ग्रामर इज योर एम्बिगुअस ग्रामर। सो दिस ग्रामर इज आल्सो योर एम्बिगुअस ग्रामर। इसकी नॉन एम्बिगुअस ग्रामर क्या होगी? अगर आप सिंपली इसको एएस और ए के साथ रिप्लेस कर दें तो ये आपकी नॉन एम्बिगुअस ग्रामर बन जाएगी। फॉर एग्जांपल इसको प्रूफ करते हैं। नो लेट्स से
द ग्रामर वॉज एस प्रोड्यूसेस ए एस और एस ए और ए। सो इसको तो हमने देख लिया कि ये एक एम्बिगुअस ग्रामर है। हमने इसके बरक्स दूसरी जो ग्रामर देखी है वो है सिंपली एस प्रोड्यूसेस ए एस और ए। इसका जो स्ट्रिंग हमने पिक किया था दैट वाज ट्रिपल ए, और उसको 3 डिफरेंट ट्रीज की मदद से हमने प्रूफ किया है कि वो 3 डिफरेंट तरीकों से प्रोड्यूस हो सकता है। इस स्ट्रिंग को हम इस लैंग्वेज की मदद से, इस CFG की मदद से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं क्या एक से ज्यादा तरीकों से ये बन सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस विल प्रोड्यूस ए एस, अभी एक ए प्रोड्यूस हो गया, फिर ए एस सेकेंड ए भी प्रोड्यूस हो गया, फिर ए एस या सिंपली ए। सो तीनों एस हमारे पास प्रोड्यूस हो गए, हमारे पास तीनों एस प्रोड्यूस हो गए। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ट्रिपल एस को प्रोड्यूस करना चाहें, तो इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। सो अगर नाउ यू फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग ट्रिपल ए, इस लैंग्वेज की मदद से अगर हम ट्रिपल ए को मजीद प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये एक ही तरीका है जिसकी मदद से हम ट्रिपल ए को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही है। सो दैट मीन्स कि ये वाली जो ग्रामर है दिस इज नाउ अनएम्बिगुअस। ओके। सो अब हमें पता लग गया कि एम्बिगुअस और नॉन एम्बिगुअस ग्रामर्स क्या होती हैं। अब लेट्स फोकस ऑन टू सम ऑफ द अदर एग्जांपल्स। अब यहाँ से हम एम्बिगुअस ग्रामर से एक नई चीज प्रोड्यूस करने लगे हैं, वो है पॉलिश नोटेशन। So what is Polish notation? Polish notation is representing some of the numbers using operand, operator, operand, operand, operator, operand, operand. अब अगर उसी एग्जांपल को हम लेके चलें कि s is producing s plus s और s multiply by s और a number, अब उसके जो दो ट्रीज हैं वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। अब हम इसको डिफरेंट तरीके से लिखने, पहले हमने सिंपली उसको रिप्लेस किया था 3 और 4 और 5 की टर्मिनोलॉजीज के साथ। अब हम इसको डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। मकसद क्या है, सबसे पहले ये समझ लें। पॉलिश नोटेशन इज एक्चुअली यूज्ड फॉर मेकिंग सम ऑफ द ग्रामर्स मोर इजी टू अंडरस्टैंड फॉर कंपाइलर। होगा क्या कि जब आप इस तरह एक CFG की मदद से एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ड्रॉ करेंगे तो उसमें से ऑटोमेटिकली जो नॉन टर्मिनल्स होंगे जैसे कि एस हैं वो नॉर्मली एलिमिनेट हो जाते हैं, और एलिमिनेशन के बाद वो आपके जो स्ट्रिंग्स हैं वो एक सॉलिड फॉर्म में नॉन टर्मिनल्स की फॉर्म में आ जाते हैं। अब इसमें भी अगेन मैंने यही किया है, जब वो नॉन टर्मिनल्स की फॉर्म में आते हैं तो हम उसको एक स्पेशल नोटेशन, यानी जो कि कंपाइलर के लिए इस्तेमाल होती है या ग्रामर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है या लैंग्वेजेस के रूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स नोटेशन। उस प्रीफिक्स में क्या होता है, आपके सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो पहले आ जाते हैं और बाकी जो ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर काम होना है, यानी 4 5 6 इस तरह के जो नंबर्स हैं वो बाद में आ जाते हैं। तो उसके लिए हम पॉलिश नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। तो पॉलिश नोटेशन समझ लें। सो पॉलिश नोटेशन बनाने के लिए मैंने अपनी उसी ग्रामर को जो ए 3 + 4 × 5 को प्रोड्यूस कर रहा था उसको मैंने एस एलिमिनेट करके इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसमें अगर आप देखें तो एस जो है वो सबसे पहले प्लस वाली चीज प्रोड्यूस कर रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे उसके 3 आ रहा था, राइट हैंड साइड पे उसकी मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूस हो रही थी, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर फिर लेफ्ट साइड पे 4 और राइट साइड पे 5। सिमिलरली अगर दूसरी ट्री देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस जो था वो प्रोड्यूस कर रहा था मल्टीप्लिकेशन, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे 3 और राइट साइड पे 4, और फिर वो वापस आता था और राइट साइड पे आपके 5 प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसी को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में, तो वो कुछ इस तरह से होंगी। अब इसमें देखें आप, जो उसी ट्रीज हैं, ट्रीज की जो दोनों हमने जो दोनों ट्रीज अभी ड्रॉ की हैं उसकी जो इक्वेशन बन रही है वो दोनों इक्वेशंस ये बनती हैं। प्लस
हम जब भी राइट करने लगते हैं पॉलिश नोटेशन के लिए, तो हमने ये याद रखना है कि जो लेफ्ट साइड है उसको पहले प्रेफर किया जाता है, उसको पहले लिखा जाता है और फिर राइट साइड पे मूव किया जाता है। तो ट्री की सूरत में, जैसे आप डीएसए में इस तरह की चीज पढ़ चुके होंगे, ट्रेवर्सिंग जो होती है। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस था, तो वो प्लस लिखा गया। फिर अगला जो टर्मिनल था वो लेफ्ट साइड पे 3 था, 3 लिखा गया। फिर राइट साइड पे आए, राइट साइड पे जो पहला टर्मिनल नजर आया वो था मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन लिखी गई। फिर उसके लेफ्ट साइड पे 4 था, तो 4 लिखा गया और 5 लिखा गया। सही है। जो राइट हैंड साइड थी, जो राइट साइड ट्री था, उसमें देखें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूस हो रही है। उसके लेफ्ट साइड पे जाएं तो एडिशन प्रोड्यूस हो रही है। उसके लेफ्ट साइड पे जाएं तो 3 प्रोड्यूस हो रहा है, उसके नीचे कुछ नहीं है। फिर वापस आएगा 4 प्रोड्यूस करेगा, फिर वापस आएगा और लास्ट पे 5 प्रोड्यूस करेगा। सो वही लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन प्लस 3 4 5। अब ये क्या है, ये ऑपरेटर प्रीफिक्स नोटेशन है। पॉलिश नोटेशन को प्रीफिक्स नोटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप ऑपरेटर पहले और ऑपरेंड्स बाद में मेंशन करते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑपरेटर्स थे, ये पहले मेंशन हो गए, और जो ऑपरेंड्स थे 3 4 5 वो बाद में आ गए। सो दैट स्टैंड्स फॉर ओ ओ ओ, ऑपरेटर, ऑपरेंड, ऑपरेंड। अब इन तीनों को हम अगेन सॉल्व करें, दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास अगेन आंसर्स वही आएंगे। और सॉल्व करने का तरीका इसका ये वाला होता है कि जो ऑपरेटर आपका फर्स्ट इस्तेमाल हो रहा है उसके बाद वाले दो ऑपरेंड्स को उस ऑपरेटर्स की मदद से सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले में +3 मल्टीप्लाई बाय 4 5, सो मल्टीप्लाई पहले इस्तेमाल होगा, वो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेगा तो वो 20 बनेगा। फिर +3 20 का मतलब है अब 20 और 3 जो है वो आपस में ऐड होंगे, तो आंसर आएगा 23। सेकंड वाले में क्या होगा, प्लस इक्वल्स टू 3 4 5, मल्टीप्लीकेशन +3 4 5। सो अब प्लस का पहले को काम होगा, प्लस क्या करेगा, 3 और 4 को ऐड करेगा, 7 बन गया। अब पीछे क्या बच गया, मल्टीप्लीकेशन 7 5, वो 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेगी और आंसर जो है वो आपका 34 आ जाएगा, सॉरी 35 आ जाएगा। सो ये है आपकी प्रीफिक्स नोटेशन यूजिंग ऑपरेटर, ऑपरेंड, ऑपरेंड वाली फॉर्म। ठीक है। दिस इज हाउ, दैट्स व्हाई पॉलिश नोटेशन इज यूज्ड to write the terminologies in operator, operand, operand form। आंसर्स पे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। सो हम अपने इस कोर्स में एम्बिगुअस ग्रामर्स को अनएम्बिगुअस बनाने के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। दिस विल बी स्टडीड इन योर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन कोर्स, उसमें आप देखेंगे। अभी हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एम्बिगुअस ग्रामर्स कौन सी होती हैं, और उनके बाद हम उनकी पॉलिश नोटेशन यानी प्रीफिक्स नोटेशन कैसे बना सकते हैं। दूसरी चीज आती है इनफिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन क्या होती है, इनफिक्स वो होती है जो कि हम नॉर्मली मैथ्स में या अपनी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। इनफिक्स का मतलब जो जिस जगह इस्तेमाल होना है उसको उसी जगह लिखा जाता है। जैसे कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 है, ये इनफिक्स नोटेशन है। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 इज एन इनफिक्स नोटेशन। 5 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और +3 ऐड हो रहे हैं, सो दिस इज इनफिक्स, जो जिस जगह है उसी जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा। प्रीफिक्स जिसमें ऑपरेटर सारे पहले और ऑपरेंड सारे के सारे बाद में। नो, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल अब इसको मैं वहां पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आपको यहाँ पे उसको आंसर भी दिखाऊंगा। सो चलें जी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है। हाँ जी, हमारे पास जो ट्री बन रहा है, एक्चुअल में इक्वेशन नहीं, वो है एस फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसेस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के राइट साइड पे है 6, लेफ्ट साइड पे इट प्रोड्यूसेस प्लस। प्लस के लेफ्ट साइड पे है अगेन मल्टीप्लिकेशन और राइट साइड पे है 5। इस मल्टीप्लिकेशन के लेफ्ट और राइट दोनों पे एडिशन है, और एक के लेफ्ट साइड पे 1 और राइट साइड पे 2, जबकि दूसरे के लेफ्ट साइड पे 3 और राइट साइड पे 4। सो अब आपने इसकी अगर
प्रीफिक्स नोटेशन, पॉलिश नोटेशन, ट्रिपल ओ फॉर्म नोटेशन लिखनी हो तो वो क्या होगी? सो हमें पता है कि जब हम इसको लिखना शुरू करते हैं तो टॉप से लेफ्ट की तरफ को पहले मूव करते हैं। सो ट्रेवर्स करेंगे, सबसे पहले ये वाला ऑपरेटर आ रहा है, सो मल्टीप्लिकेशन। उसके लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो आगे प्लस आ जाएगा, प्लस उसके लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे आगे अगेन मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, सो मल्टीप्लिकेशन। उसके लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे फिर प्लस आ जाएगा, उसके लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो अगेन अब आपके पास 1 आएगा, सो 1 आ गया। अब इसके लेफ्ट साइड पे, इसके लेफ्ट साइड पे 1 था, इसके लेफ्ट साइड पे अब आगे कुछ भी नहीं है, तो ये राइट साइड पे आएगा अब, और फिर 2 आएगा। अब ऊपर आएगा, इसकी लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई। अब इसके राइट साइड पे आएंगे तो अगेन इसको प्लस नजर आएगा, और फिर 3 लेफ्ट साइड पे और 4 राइट साइड पे, ये भी वापस आएगा, इसकी भी लेफ्ट साइड कंप्लीट होगी। इसके राइट साइड पे आएगा 5, इसकी लेफ्ट साइड कंप्लीट होगी, वापस आएगा, इसके राइट साइड पे आएगा 6। सो दिस विल बी योर प्रीफिक्स नोटेशन, ट्रिपल ओ पॉलिश नोटेशन। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आता है? तो सबसे पहले जो सबसे इनर हैं वो कौन से हैं? यहाँ से ये वाली चीज और यहाँ से ये वाली चीज। इसका मतलब जब ये सॉल्व होगा तो ये एज इट इज रहेंगे, ये बन जाएगा प्लस 1 2 का मतलब 2 और 1 ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 3। इसका नेक्स्ट वाली का मतलब 4 और 3 आपस में ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 7, और आगे बनेगा 5 और 6 एज इट इज। अब सबसे इनर ये है, तो अब इसका मतलब ये वाली चीज सॉल्व होगी, तो अब ये एज इट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा 21, बाकी 5 और 6 एज इट इज। नेक्स्ट ये वाली चीज सॉल्व होगी, ये एज इट इज आ जाएगा 21 प्लस 5 इक्वल्स टू 26 और 6, और लास्ट पे ये वाली चीज सॉल्व होगी और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज 156। सो दैट इज द आंसर। हमने इसको पॉलिश नोटेशन की मदद से इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को जो कि CFG की मदद से ड्रॉ करके दिखाई गई है, इस एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स नोटेशन की मदद से रिप्रेजेंट करके देखा, और इसका आंसर भी हमने देख लिया कि हमारे पास क्या आंसर आता है। सो दिस हैज बीन सॉल्व्ड हियर अगेन। वही है मल्टीप्लिकेशन प्लस 1 2 प्लस 3 4 5 6, और जब हम इसको ट्रिपल ओ फॉर्म में लिखेंगे तो अगेन पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है 156 आएगा। व्हाट यू नीड टू नोट डाउन हियर इज कि हम जब हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले CFG को, उस वक्त मैंने आपको बताया था सो एट द स्टार्ट ऑफ द CFG टॉपिक मैंने आपको बताया था कि आपने CFG इसलिए पढ़नी है कि क्योंकि जो हमारी बेसिक असेंबली लैंग्वेज वाली जो फाइल होती है, या बेसिक असेंबली लैंग्वेज की जो कंपाइलर्स होते हैं, या जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमारा सिंटैक्स होता है, वो आपकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाता। सो दैट्स व्हाई यू नीड सम ऑफ द बेसिक रूल्स, जिसमें हम बेसिकली मैथ के इन रूल्स को, इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ी इक्वेशन है और आपने उसको सॉल्व करना है यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या किया जाता है, फिर ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है, और वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर बेसिकली 2 ही रजिस्टर्स को इस्तेमाल करके हम किया करते हैं। सो अब एक्चुअल में क्या होगा, इसी इक्वेशन को उसने देखें ब्रैकेट्स की सूरत में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है कि आप जो है वो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। आपको प्लस भी नजर आ रहा है, आपको मल्टीप्लिकेशन भी नजर आ रही है, आपको 1 2 3 4 5 6 सारी वैल्यूज नजर आ रही हैं, बट जिस सीक्वेंस में वो परफॉर्म हो रहे हैं, आपको सीक्वेंस में वो ब्रैकेट्स की सूरत में मल्टीप्लाई होते हुए और एडिशन होते हुए, और पूरी ब्रैकेट्स की एक फॉर्म जो है वो आपको नजर आ जाती है। सो अब ये इक्वेशन इसी तरीके से सॉल्व की जाएगी, और इसका आंसर इसी तरीके से आपके पास आउटपुट के तौर पे आएगा। सो दिस इज दैट्स व्हाई वी आल्सो स्टडी CFG, और फिर उसके बाद हम एम्बिगुअस ग्रामर्स के ऊपर आए हैं। सो दिस इज हाउ यू कीप ऑन गोइंग फॉर स्टडिंग CFG, ताकि हमें पता लगे कि हम, हमारे पास अगर इस तरह की एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए या एक बहुत बड़ी इक्वेशन आ जाए जिसको हमें सॉल्व करना हो, तो वो इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर नैरो डाउन होकर सॉल्व होती है।
सो दिस इज योर टास्क। सो ये दोनों जो हैं ये इनफिक्स इक्वेशंस हैं। अभी हमने प्रीफिक्स से इनफिक्स इक्वेशन बनाई है, अब ये दोनों जो हैं ये आपकी इनफिक्स इक्वेशन है और आपने इनको प्रीफिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सो ट्राई टू प्रैक्टिस दिस। अब क्योंकि इनफिक्स से प्रीफिक्स की एग्जांपल नहीं की, तो ऐसा करता हूँ कि एक एग्जांपल मैं आपको कर देता हूँ, दूसरी एग्जांपल आप लोगों ने घर पे खुद सॉल्व करनी है। So it says 2 multiply by 3 plus 4 multiply by 5, और इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। सो अब इसको जब हम प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन ख़त्म कर लेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय और मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 और 5। सो ऑपरेंड्स बाद में आ गए। इसका आंसर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो हमने मल्टीप्लिकेशन पहले लिख दी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर हम इसको एज इट इज रहने दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऑफ 3 एंड 4 हो रही है और 5 एज इट इज आ जाएगा। और बाकी अगर हम इनको फर्दर आगे लेके आए तो ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन प्लस 3 4 5, और फर्दर अगर सॉल्व करें तो मल्टीप्लिकेशन के दोनों साइन फिर से बाहर आ जाएंगे। 2 प्लस का साइन यहीं पर रहेगा क्योंकि वो सिर्फ स्पेसिफिकली 3 और 4 ऐड हो रहे थे, बाकी ये चीज बन जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द प्रीफिक्स नोटेशन ऑफ दिस वन। ये इनफिक्स थी और ये इसकी प्रीफिक्स आ जाएगी। सो ये सिंपल थी। इसी तरह जो है वो आपकी दूसरी वाली इक्वेशन जो है वो भी आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अगर उसमें अगर जो प्रीफिक्स नोटेशन है उसकी ये जो इनफिक्स नोटेशन है इसकी प्रीफिक्स नोटेशन क्या बनेगी। दिस इज योर होम टास्क, ट्राई टू सॉल्व इट, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जस्ट रीकैपिंग व्हाट वी हैव डन टुडे। सीएफजी को हमने रीकैप किया है दो एग्जांपल्स की मदद से, फिर हमने एम्बिगुअस वाली एग्जांपल से स्टार्ट किया और एम्बिगुअस ग्रामर्स को फॉर्मली डिफाइन किया। सो यू शुड नो व्हाट एम्बिगुअस ग्रामर्स आर। अगर एक ग्रामर एक स्ट्रिंग को एक से ज्यादा तरीकों से प्रोड्यूस कर सकती है तो उसका मतलब वो एक एम्बिगुअस ग्रामर है। फिर हमने पॉलिश नोटेशन देखी, पॉलिश में हमने ट्रिपल ओ फॉर्म यानी ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड वाली फॉर्म देखी। फिर उसके बाद हमने एक और एग्जांपल की और लास्ट पे मैंने आपको दो टास्क जिसमें से एक एग्जांपल मैंने आपको करके दी है वो देखे हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। this is your recorded lecture, kindly go through it, try to solve the examples and try to solve the tasks, और अगर फिर भी if you have any question, if you have any query, do not hesitate to ask me, email me at any time, or simply comment below the video, or the slides will also be uploaded soon. So that's it from my side today. Have a nice day. We will just meet in the next session. So for till that time, take care of yourself. Allah Hafiz.